नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका बड़ी अपार हर्ष के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी 69 मेंस या दूसरे पीसीएस आप दे रहे हैं तो उसमें जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का जो विभिन्न देशों से किस प्रकार संबंध है, विदेशी नीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस और यूएई का ऐतिहासिक दौरा हुआ और इससे संबंधित प्रश्न आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग जो फ्रांस और भारत का संबंध था वह उसका वीडियो बना दिए हैं और आज हम लोग जो फ्रांस के इतर जो यूएई और भारत का जो संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जो 1937 से पहले अखंड भारत था, लेकिन जब अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण भारत दो टुकड़ों में बंट गया, पाकिस्तान और एक भारत, और जो हमारा पहले संबंध बेहतर हुआ करता था सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आधार पर संयुक्त अरब अमीरात से, वह भारत का संबंध अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि जो नया संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान बना था वह एक इस्लामिक राज्य कंट्री बना था, इस्लामिक देश बना था, और संयुक्त अरब अमीरात वह भी एक इस्लामिक देश था। तो धर्म के आधार पर दोनों के बीच जो रिश्ता है वह बेहतर हुआ, लेकिन भारत के साथ उसका रिश्ता उस तरह से नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि जो भारत जो शीत युद्ध चल रहा था संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बीच, उसमें भारत किसी भी पक्ष में शामिल नहीं हुआ और भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचालन किया, संचालन किया। और इसलिए जो भारत के रिश्ते थे अमेरिका के साथ वह उतने अच्छे नहीं थे, और जो संयुक्त अरब अमीरात है वह जो अमेरिका है उसका एलाय कंट्री समझा जाता था, उससे मित्र होते थे। इसलिए हमारा यूएई के साथ जो शीत युद्ध के दौरान बेहतर संबंध नहीं हुआ। लेकिन 1990-91 में जब भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स का युग प्रारंभ होता है तो हमारा जो रिश्ता है अमेरिका के साथ बेहतर होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही उसके साथ रिश्ते बेहतर होने शुरू होते हैं, हमारा जो रिश्ता है वह यूएई के साथ बेहतर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले वह जो यूएई है वह पाकिस्तान का समर्थन करता था, चाहे वो 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो या 1998-99 का युद्ध जो कारगिल युद्ध हो। और वह पाकिस्तान जो धर्म के आधार पर या अपने इस्लाम के आधार पर उससे बहुत सारा पैसा संयुक्त अरब अमीरात से लेता था, और वह पैसा अपने आर्थिक विकास और लोगों के कल्याण के में उपयोग न करके वह आतंकवाद के क्षेत्र में भारत को कमजोर करने के लिए, आतंकवाद प्रोत्साहित कर भारत को खंडित करने के लिए उसमें नियोजित करता था। लेकिन हमारे जो नीति नियंत्रक थे, जो विदेश नीति से संबंधित जो नीति निर्धारक थे या जो फॉरेन पॉलिसी से संबंधित जो एक्सपर्ट थे, उनमें धारणा थी कि जो संयुक्त अरब अमीरात है एक इस्लामिक कंट्री है और वह किसी भी हालत में पाकिस्तान से संबंध बेहतर बनाए रखेगा, और अगर किसी परिस्थिति में भारत का उसका साथ चाहिए तो वह पाकिस्तान का ही पक्ष लेगा। लेकिन यह धारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता संभाला तो यह धारणा को उन्होंने छोड़ दिया और एक संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के संबंधों का एक नया दौर शुरू किया। और 34 वर्ष में जब यह प्रधानमंत्री बने थे तो 34 वर्ष में वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी, वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हो। और जब 2014 से जब उन्होंने प्रधानमंत्री या सत्ता में आया है, उस वक्त से अभी तक वो 5 बार यूएई की यात्रा कर चुके हैं। यह दिखाता है कि हमारे और यूएई के बीच जो संयुक्त अरब अमीरात है उसके बीच रिश्ता कितना प्रगाढ़ है, कितना मजबूत है।
और अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, उसमें जो मुख्य बातें निकल कर आई वह यह कि जो 3 मेमोरेंडम शामिल समझौता हुआ, 3 मेमोरेंडम पर, एमओयू पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया कि भारत और यूएई किन किन क्षेत्रों में सहयोग करेगा। तो भारत और यूएई का जो संबंध सबसे महत्वपूर्ण है वह आर्थिक क्षेत्रों में है। आप जानते हैं कि जो भारत और यूएई के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वह 2022 में 85 बिलियन डॉलर था, अमेरिकी डॉलर। यह दिखाता है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक रिश्ते कितने मजबूत है, प्रगाढ़ हैं, गहरे हैं। और 2022-23 में जो हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश था वह संयुक्त अरब अमीरात ही था। और जो हमारा निर्यात का जो गंतव्य स्थल है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने सामानों को, जो उसका जो डेस्टिनेशन है वह संयुक्त अरब अमीरात दूसरा स्थल है। वहीं जो भारत के लिए, यूएई के दृष्टिकोण से भारत के लिए देखा जाए तो यूएई के लिए भारत सेकेंड, उसका जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत, और जो यूएई निर्यात करता है अपने सामानों को वह भारत में दूसरे स्थान पर वह उसका गंतव्य स्थल है। या पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के जो प्रमुख हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, उनके बीच एक समझौता हुआ था जिसको सेपा के नाम से जाना जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। और यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक गतिविधियों और व्यापारिक गतिविधियों को मजबूत करता है, उसको प्रोत्साहित करता है और आर्थिक रिश्तों को और गहरा बनाता है। और जब से यह पिछले वर्ष से जो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ, तब से जो हमारा ट्रेड है, द्विपक्षीय ट्रेड है, उसमें 15% लगभग वृद्धि हुई है। यह व्यापक आर्थिक समझौता। और जो भारत है यह पहला ऐसा देश है जिसके साथ, जो यूएई पहला ऐसा देश है जिसने कि भारत के साथ जो सेपा, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया था, और हमारा 15% ट्रेड बढ़ता है। और अभी हाल फिलहाल में जो 3 एमओयू समझौता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ यूएई दौरा पर, तो उसमें जो पहला महत्वपूर्ण दौरा जो एमओयू शामिल हुआ, समझौता हुआ उस पर, वह था जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए, जो पेमेंट के लिए हम लोग अपने अपने लोकल करेंसी का इस्तेमाल यूज करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। और जो भारत अपने रुपये में और जो यूएई है वो अपने दिरहम में व्यापार करेगा। मान लिया जाए कि जो शुभम गिल है वह सारा अली खान को लेकर वहाँ यूएई जाता है और वहाँ बीच पर कुछ सामान खरीदता है, लेकिन उसको वहाँ की जो मुद्रा है दिरहम वह नहीं रह पाता है, तो बड़ा बेइज्जती वाला बात है। तो प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मोदी जी बड़ा ही तो गड़बड़ बात है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो मोदी जी कहते हैं अच्छा बेटा ठीक है, अब की बार कैसू काम चला लो, हम आएंगे ना तो हम की बार अपना रुपया का भी वहाँ इस्तेमाल कर सकता है, कर देंगे। तो यही मोदी जी गए और वहाँ जो हम दोनों का जो यूएई है और भारत रुपये में कारोबार कर सके, स्थानीय मुद्रा में कारोबार कर सकते, यह एग्रीमेंट हुआ। और यह क्या है, जो हमारे जो आर्थिक गतिविधियां है, आर्थिक जो एक्टिविटी है उसको प्रमोट करता है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करता है, सरल बनाता है। और जो हमारा जो रुपये में जो कारोबार होगा, इससे क्या होगा, जो हमारा जो डिपेंडेंसी होता है डॉलर पर, आज देखते हैं ना कि जो विश्व के जो अधिकांश व्यापार होता है क्या है, जो अमेरिका के जो यूएस डॉलर है उसी से होता है। तो हमारा क्या है, अब हम अपने मुद्रा में व्यापार करेंगे तो जो डिपेंडेंसी है हमारा वह डॉलर पर वह कम होगा।
दूसरी बात है कि जो हमारा बैंक बैंक जो भारत के बैंक है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब जो लेन देन का है वह दायरा को बहुत सफलतापूर्वक कर सकता है, उसका विस्तार कर सकता है। दूसरी बात है कि जो अगर डॉलर क्राइसिस होता है, मान लिया कि अगर हमको अमेरिका के साथ संबंध बेहतर नहीं रहता है और किसी मुद्दे के कारण हम पर सैंक्शन व इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देता है, जिसके कारण हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर पाते, तो उससे ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, इससे पहले ही हम अपना उसका समाधान कर लेंगे। तो क्या होता है, अब वह सैंक्शन लगा देगा तब पर भी हम तो स्थानीय मुद्रा में व्यापार करते रहेंगे, तो इससे क्या है, जो हमारा डॉलर पर से निर्भरता कम हो जाए। और दूसरी बात है कि यह रुपये को इंटरलाइजेशन करता है, यह जो वैश्विक जो मुद्रा में इसका प्रचलन बढ़ेगा, इसकी भागीदारी बढ़ेगी। तो यह 69 जो 68 बीपीएससी हुआ था, उसमें यह जो पूछा था कि रुपये में व्यापार करने से भारत को क्या फायदा है, तो यही है, डिपेंडेंसी कम होता है, उसका इंटरलाइजेशन होता है, उसको जो भारत के जो कारोबार है वह बढ़ता है बैंकों का, तो यह महत्वपूर्ण था। और जो दूसरा एमयू शामिल हुआ था जो आर्थिक क्षेत्र से ही संबंधित था, कि जो भारत का जो एकीकृत भुगतान प्रणाली है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, और जो यूएई का जो इंस्टेंट प्लेटफॉर्म है, उसको जो एकीकृत जो त्वरित भुगतान मंच है उसको एकीकृत कर दिया गया था, कि दोनों जो सेंट्रल बैंक था वह अपने अपने क्षेत्र अपने अपने को एकीकृत कर दिया जो भुगतान प्रणाली। और इसके बाद जो दोनों देशों के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, उनके बीच जो भुगतान संदेश प्रणाली को भी एक दूसरे से जोड़ने से सहमति होती है। तो यह था आर्थिक। अब जानते हैं कि जो भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है और विशेषकर यहाँ युवा आबादी है, तो युवाओं को रोजगार चाहिए। तो ये रोजगार कैसे होगा, जब भैया यहाँ आर्थिक जो एक्टिविटी है, जो उत्पादन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, रैपिड जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तभी होगा, जॉब क्रिएट होगा। तो अगर कोई आर्थिक गतिविधियां चालू करना है, जैसे आपको एक साइकिल की भी दुकान चालू करना है, तो क्या है, उसके लिए आपको पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा, भारत के पास तो उतना पैसा है नहीं। तो ये जो संयुक्त अरब अमीरात, वह एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वह दुनिया में तेल बेचता है, कच्चा तेल बेचता है, और उसका पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, वह हमको पैसा देगा, हम अपना यहाँ इन्वेस्ट करेगा, तो जो बिजनेस चलेगा, आर्थिक एक्टिविटी है वह काफ़ी बूम करेगा, तो इससे क्या है, रोजगार जनरेट होगा। तो 2000 तो दोनों देशों के जो प्रमुख थे, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो ऑब्स्टेकल्स था, जो बाधाएं आती थी भारत में, जो यूएई का जो निवेश में जो बाधा आता था, उसके निराकरण के कैसे किया जाए, उसका समाधान कैसे एड्रेस किया जाए उस चैलेंजों को, इस पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की। और जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा भारत में कैसे आकर्षित किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए, इसलिए जो उस पर इन्वेस्टमेंट पर दोनों देशों ने ज्वाइंट ज्वाइंट कमेटी गठित की थी और ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन किया था। और जो आप देखेंगे कि 2021-22 में जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, निवेश आता है, उसका जो सबसे बड़ा 7वां देश था वह यूएई था। लेकिन वही 2022-23 में देखिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट आता है उसमें चौथे स्थान पर यह यूएई रहता है। तो क्या है, जो हमारा, और यह दिखाता है कि हमारा और यूएई के बीच क्या है, रिश्ता काफ़ी तेज़ी से आर्थिक क्षेत्र में बढ़ रहा है। और यह निवेश क्या है कि भारत में जो यूएई का विश्वास है वह दिखाता है। और जो वहाँ की एक कंपनी है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, और वह एक गिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट यहाँ भारत में आने वाले दिनों में, गिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है, वह गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि एक गुजरात में जो फ्री जोन फाइनेंस सिटी एस्टेब्लिश करेगा, स्थापित करेगा। तो यह क्या करेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा भारत में यूएई का जो इन्वेस्टमेंट है अट्रैक्ट करने के लिए इसको फैसिलिटेट करेगा, वह सरल बनाएगा सुविधा, ताकि जो वहाँ का निवेश है भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।
और यही तो प्रधानमंत्री मोदी प्रयासरत हैं कि जो भारत में जो दुनिया के देश है वह ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करे, कि यहाँ बहुत बड़ा अवसर है, दुनिया का सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा मार्केट है, विश्व का सबसे बड़ा बहुत बड़ा बाजार है और चीप लेबर है, तो इसीलिए यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए वह प्रयासरत। और जो तीसरा एमओयू हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वह एजुकेशन सेक्टर्स में और उच्च शिक्षा में। और तीसरा जो एमओयू हुआ यह कि जो भारत का जो उच्च वैज्ञानिक संस्थान है, प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे आईआईटी दिल्ली, वह अपना जो एक शाखा है वह अबू धाबी में स्टेब्लिश करेगा। यह क्या दिखाता है कि जो हमारा जो एजुकेशन है वह इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, उसका जो हमारे उच्च शिक्षा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। और यह क्या दिखाता है, जो हमारे नवाचार की जो नवाचार के क्षेत्र में हमारा जो प्रगति है, विकास है, उसको दिखाता है। आज भी देखते हैं ना भैया कि जो अगर किसी से बेहतर संबंध बनाना है तो उसके भाषा को समझना बेहद जरूरी है। आप पेरिस जाइएगा, फ्रांस जाइएगा, तो अगर आप वहाँ का फ्रेंच नहीं जानते हैं तो वहाँ के लोगों से उस तरह से आप बात नहीं कर पाइएगा। वो क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज आप नहीं समझ पाइएगा। लेकिन अगर आप फ्रेंच जानते हैं तो वहाँ से जो लोगों के साथ आपका संबंध होगा, आत्मीय संबंध होगा, बेहतर संबंध होगा, उसके बारे में समझ सकते हैं। तो एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, यह एक दूसरे को देशों को जोड़ता है, एक दूसरे देशों को एकीकृत करता है, उसको पारस्परिक जो संवाद है उसको बेहतर बनाता है। संवाद जब होगा तभी ना संबंध बनेगा। तो इसीलिए जो वहाँ आईआईटी दिल्ली है अबू धाबी में अपनी शाखा स्टेब्लिश करेगा और जनवरी 2024 से वह जो स्नातक स्तरीय जैसे कि जो मास्टर प्रोग्राम शुरू करेगा और जो एनर्जी ट्रांजिशन है या सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में वह प्रमोट करेगा। और सितंबर से जाकर वह बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी से संबंधित भी प्रोग्राम चालू करेगा। और इसके अतिरिक्त जो नवाचार बढ़ाने के लिए वह एक रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है। और वह ये रिसर्च सेंटर किस किस क्षेत्र में कार्य करेगा, जैसे वह क्लाइमेट स्टडीज करेगा, उसके बाद जो सस्टेनेबल एनर्जी है उसके क्षेत्र में रिसर्च करेगा, उसके बाद जो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसके क्षेत्र में वह रिसर्च करेगा, और जो क्या एक और जो डाटा साइंस है उसके क्षेत्र में वह कार्य करेगा। यह जलवायु परिवर्तन, जलवायु अध्ययन, डाटा साइंस और क्वांटम कंप्यूटिंग। अब क्या है, आज जो विश्व के समक्ष जो ज्वलंत समस्या है वो क्या है, जलवायु परिवर्तन है। और कोई भी देश, कोई भी लोग, कोई भी प्राणी इससे अछूता नहीं है। आप देख रहे हैं ना कि भारत से लेकर दुनिया के देश तक जो जलवायु परिवर्तन है वह भयावह रूप ले चुका है। आप देख रहे हैं ना दिल्ली कैसे जलमग्न हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, क्या है वहाँ फ्लड की बहुत बड़ी समस्या है। जो जलवायु अनियमितता है वह काफ़ी तेजी से हो रहा है। ठंड में अब गर्मी का एहसास होगा, गर्मी में ठंडा का एहसास होगा, हीट वेव बहुत ज़्यादा चलेगा। तो क्या है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इससे इस क्षेत्र में भी भारत और यूएई अपना संबंध दोनों मिलकर काम करना चाहता है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह कहा था कि भैया हम दोनों क्लाइमेट चेंज से मिलकर लड़ेंगे। और देखिए दोनों देशों का एक गौरवपूर्ण अवसर है, गौरवशाली अवसर है और ऐतिहासिक अवसर है। तो भारत 2023 में G20 का प्रेसिडेंसी कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। और जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, वह COP28 का अध्यक्षता कर रहा है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो पर्यावरण से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है वह उसका 28 का आयोजन कर रहा है। तो इन दोनों देशों ने कहा कि भैया हम G20 में और जो COP28 है उसमें मिलकर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर काम करेंगे। और जो COP28 आयोजित किया जाएगा यूएई में, उसको सभी के लिए सफल बनाने के लिए भारत और यूएई मिलकर काम करेगा। और वहाँ के जो डेजिनेट किया गया है COP28 के जो प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, वह सुल्तान अल जबेर, उसके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी वार्ता करते हैं। उसके बाद एनर्जी, भारत
क्या है, भारत थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री है क्रूड ऑयल्स का। और भारत ऊर्जा के बगैर तो कुछ होता नहीं है। देख रहे हैं ना कि जो श्रीलंका में कैसे पेट्रोल महंगा हो गया था, एनर्जी क्राइसिस हो गया था। तो एनर्जी सिक्योरिटी किसी भी देश के संप्रभु देश के लिए बहुत जरूरी है। और जो भारत में तो यहाँ कच्चा तेल होता नहीं है। भारत पूरी तरह से जो दूसरे देश है, विशेषकर जो वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट है, उस पर निर्भर है। और जिस तरह से जो वैश्विक परिदृश्य है, देख रहे हैं ना कि ग्लोबल अनस्टेबिलिटी है, वैश्विक अस्थिरता है। इसमें क्या है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वह डिसरप्शन है, डिसरप्ट हो गया है, बाधित हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यूक्रेन और जब रशिया में युद्ध हुआ तो क्या है, जो ऑयल सप्लाई चैन था वह बाधित हो गया। और जो फ्यूल का जो तेल का प्राइस था काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और फ्यूल का जो ज़्यादा तेल का दाम बढ़ेगा तो भारत जैसे देशों के लिए सोच समझते हैं कि कितना बड़ा नुकसानदेह होगा। और तो इसीलिए भारत के जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए यूएई बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इन दोनों देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में एनर्जी के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। और यह दोनों ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स के क्षेत्र में भी दोनों ने, क्योंकि देखिए वहाँ जो संयुक्त अरब अमीरात है वहाँ तो कच्चा तेल होता है, ऑयल होता है, गैस होता है, और इसका जो भंडार है सीमित, और भविष्य में यह समाप्त हो जाएगा। तो विश्व के देश क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस कर रहे हैं। तो यह क्या देखेगा, भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था चौपट ना हो जाए, ताकि जो इन देशों का, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों का जो अर्थव्यवस्था है वह तेल के जो बेचता है उसके प्राइस पर निर्भर है, उससे जो प्राप्त होता है रेवेन्यू उस पर निर्भर है। तो वह पहले से ही अपना तैयारी है उसको मजबूत करना चाहता है। तो इसलिए भारत के साथ वह रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी सहयोग करना चाहता है। आप देखते हैं ना, कोरोना के क्षेत्र में जो एक ही रोजगार पर निर्भर था, तो वो लोग कैसे, उसका जो आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाने के कारण रोज बेरोजगार हो गए, लोग की जो स्थिति है खराब हो गई। लेकिन जिसके पास जो बहुत सारे ऑप्शन थे, रोजगार भी करता था, सरकारी नौकरी भी करता था, तो उसको क्या है, वह जो जो कोविड-19 का इफेक्ट है उसको अच्छा तरह से वह टैकल किया, हैंडल किया, या उसको झेल पाया। तो यही जो यूएई है वह रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी सहयोग अपना बढ़ा रहा है, नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी। और क्या जो एनर्जी सेक्टर में जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात का जो सहयोग हुआ आने वाले दिनों में, वह ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, और फिर क्या है, जो ग्रिड कनेक्टिविटी है। ग्रिड कनेक्टिविटी क्या है कि एक तार के माध्यम से अगर भारत में सरप्लस बिजली प्रोड्यूस हो रहा है तो हम यूएई को भेजेंगे, और यूएई वहाँ जो सरप्लस हो रहा है, अगर अधिशेष बिजली उत्पादन हो रहा है तो वह हमको भी भेज सकता है। तो इसलिए ग्रिड कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करेंगे। तो यह एनर्जी के सेक्टर में दोनों देशों का सहयोग होगा। अब जानते हैं कि जो आतंकवाद है वह काफ़ी अपना मुखर रूप ले रहा है। जो मानवता के लिए, मानव के अस्तित्व के लिए जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, वह आतंकवाद है। और दोनों देशों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में अपनी जो आतंकवाद से, जो टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, उसे लड़ने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। और कहा कि भैया हम टेररिज्म, जो टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म है, जो टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो सीमा पारी ये आतंकवाद है, और उसके किसी भी रूप को, वह चाहे वह क्षेत्रीय स्तर पर हो। और इतना ही नहीं, दोनों देश ने लोगों के बीच पीस, कोएग्जिस्टेंस, मॉडरेशन और टॉलरेंस, जैसे कि शांति, सह अस्तित्व, सहिष्णुता, और जो आधुनिक विचार है, जो मूल्य है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। और जो हेट स्पीच है, जो भड़काऊ भाषण है, डिस्क्रिमिनेशन है, रंग भेद है, नस्लवाद है, और जो एक्सट्रीमिज्म है, कट्टरतावाद है, उसको दबाने में, उसको कम करने में हम दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो भारत और यूएई का संबंध है वह अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी संभावना है उसको प्रगाढ़ होने का। जैसे आप जानते हैं कि जो फर्स्ट
अरब कंट्री है जिसने कि अपना चंद्र मिशन लॉन्च किया है, वो क्या, यूएई है। और जो भारत की जो इसरो है, उसको अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ एक्सपर्टीज हासिल है। अब जानते हैं ना भैया कि जो विश्व के जो देश हैं, आज जो इसरो है उसकी जो सफलता दर बहुत अधिक होने के कारण या बहुत कम पैसे में वह जो दूसरे देश के उपग्रह है उसको प्रक्षेपित कर देता है। तो उसकी जो सफलता की गारंटी होती है, कम पैसा में भी वह उसका जो उपग्रह है उसको प्रक्षेपित कर देता है। तो जो जो भारत का जो स्पेस के क्षेत्र में जो कुछ अनुभव है उसको वह यूएई से साझा करेगा, और यूएई भी स्पेस के क्षेत्र में अपना जो विकास है वह कर सकता है। और दोनों देश जो अंतरिक्ष विज्ञान है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, उसका मानवीय कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए और दो देशों के लोगों के विकास के लिए उसका उपयोग कर सकता है। तो यह चंद्रयान मिशन है जो पहला ऐसा कंट्री है, अरब कंट्री, जिसने कि अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था। और आप जानते हैं कि जो वहाँ पश्चिम एशिया का, मध्य एशिया का जो परिस्थिति है वह काफ़ी विकट होता है। वहाँ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वहाँ एक्टिव है, सक्रिय है। तो ऐसे स्थिति में यूएई को भी अपनी जो सुरक्षा है, अखंडता है, अक्षुण्णता है बनाए रखना बहुत जरूरी है। और भारत का तो आप जानते ही हैं कि चारों तरफ से भारत जो जो अपने शत्रु देश है उससे घिरा रहता है। तो दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में भी कोऑपरेशन कर सकते हैं। और क्या है, हम भारत और यूएई मिलकर अभ्यास करता है, एक्सरसाइज अभ्यास करता है। और इतना ही नहीं, जो बहुराष्ट्रीय मंचों पर भी हम, जो भारत है, यूएई है, वह सहयोग कर रहा है। आप देखिएगा कि अगले साल I2UT नामक एक संगठन बना था। I2 माने क्या है, आई स्क्वायर माने क्या होता है, आई से दो नाम जो पहले स्टार्ट होता है, जैसे आई से इंडिया हो गया, आई से इजराइल हो गया। और जो U2 माने यू से यूएसए हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक यूएई हो गया। तो यह 4 देशों का संगठन है और इसको तो पश्चिमी क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि क्वाड अभी बना है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का। उसी तरह यह 4 देश पश्चिम एशिया में अपने जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए एक साथ आए हैं। और यह 100 क्षेत्रों में यह संस्था है जो सहयोग करेगा स्पेस में, वाटर में, फूड सिक्योरिटी में, एनर्जी में, स्पेस में और ट्रांसपोर्टेशन में। यह 6 क्षेत्र है जहां यह चारों देश मिलकर अपना सहयोग करेंगे। और आप जानते हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है वह भारतीय विदेश नीति में ही नहीं, जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन वह देती है। और यूएई ऐसा तीसरा देश है जहां भारतीय प्रवासी ज़्यादातर संख्या में रहते हैं और वहाँ सर्विस सेक्टर्स में रोजगार पाते हैं। जो रोजगार की तलाश में विशेषकर दक्षिण भारत के लोग जो यूएई जाते हैं और वहाँ के जो सर्विस सेक्टर्स हैं न केवल उसके विकास में योगदान देते हैं बल्कि भारत के भी अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कमाते हैं तो वह रिमिटेंस क्या है, वह भेजता है। और प्रतिवर्ष 15 से 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जो अपना रेमिटेंस भारत में भेजते हैं। तो इससे क्या है, जो भारत के कई दक्षिणी राज्य हैं उसका जो इकोनॉमी है उसको डेवलप में, उसके विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो हमारा जो सांस्कृतिक जो संबंध है वह भी बहुत प्रगाढ़ है। तो यही यूएई का और भारत का संबंध था। और आज के समय में भारत यूएई के संबंध अपने चरमोत्कर्ष पर है। और भारत और यूएई, भारत के लिए यूएई का विशेष महत्व है। न केवल यह भारत अपने पश्चिमी एशिया में अपनी जो स्थिति है वो मजबूत कर सकता है, बल्कि वह उसके जो भारत का जो एक्ट वेस्ट पॉलिसी है उसको भी मजबूत कर सकता है। तो इसलिए दोनों देश आगे विभिन्न क्षेत्रों में कोऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि अपने जो डिफेंस इंगेजमेंट है उसको और बढ़ा सकते हैं। जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न कार्यों के माध्यम से जो पीपुल टू पीपुल कनेक्ट है उसको और इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो यूएई से ज़्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, इसके लिए क्या
एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, इसको बनाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हम जो मेडिकल टूरिज्म है, एजुकेशन है, जो सस्टेनेबल एनर्जी है, उसके बाद जो क्लीन एनर्जी है उसके क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। तो यह भारत और यूएई का बीच जो अभी संबंध चल रहा है उसको हम लोग पढ़े हैं। आपसे आग्रह है कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह का हम वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।